अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। मुल्क में मौसम सरमा में शिद्दत के साथ ही सियासी माहौल में खासी गर्मा गर्मी देखी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है, जबकि पंजाब में तहरीक इंसाफ हुकूमत ताहाल कन्फ्यूजन का शिकार है। आज इसी मामले पर वजीर आजम ने पार्टी तर्जुमानों का इजलास तलब किया, लेकिन तर्जुमानों के इजलास में पंजाब के इंतखाबात से ज्यादा शहबाज शरीफ के मामले पर गुफ्तगू हुई। हुकूमती इजलास में जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के इल्जामात पर भी बात हुई। वजीर आजम ने वज़रा को जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के बयानात पर रद्दअमल से रोक दिया है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। दौरान इजलास उन्होंने शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस पर तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने दावा किया कि बेनामी अकाउंट से शहबाज शरीफ को अरबों रुपए मुंतकिल किए गए। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शहबाज शरीफ बराह रास्त मुलव्विस हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी शहजाद अकबर को फौरी तौर पर शरीफ खानदान के खिलाफ केस फाइल करने के इकदाम करने को कहा है। वज़ीर आज़म का कहना था कि जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के बयानात को मीडिया में इतना उछाला गया, अपोजिशन की करप्शन पर कोई बात नहीं करता। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि मेरे कोई लाखों के अखराजात नहीं है, ऐसी बातों पर बात करके वक्त ज़ाया ना करें। अपोजिशन जमातों के लीडर्स ने मुल्की खजाना लूटा, इस पर ज्यादा बात होनी चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो कल तक हक़ इज़्ज़त का दावा फवाद चौधरी साहब कर रहे थे, उससे मुताल्लिक वज़रा को बयानबाजी से रोका है और अब यह कहा है कि सारे का सारा फोकस अपोजिशन लीडर कायदे बेख्तिलाफ शहबाज शरीफ के केसेस पर होना चाहिए। इस हवाले से आज शहजाद अकबर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फवाद चौधरी भी बात करते रहे। क्या बात सामने आई, जरा उसके सामने रखते हैं। शहबाज शरीफ, उनके साहबजादे हमजा शहबाज और सलमान शहबाज और दीगर मुल्ज़मान के साथ ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब पाए गए। 16 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इन्होंने करीबन 28 खुफिया बेनामी अकाउंट्स के थ्रू की और इस अकाउंट्स के अंदर जो पैसे वसूल किए वो इलीगल ग्रेटिफिकेशन के ज़ुमन में भी आते हैं, करप्शन के ज़ुमन में भी आते हैं और वो मनी लॉन्ड्रिंग भी है। शहबाज शरीफ वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है और उस तरह ही अकाउंट ऑपरेट किए गए जैसे ओमनी ग्रुप के अकाउंट जो है। लेकिन शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ ने ये अकाउंट डायरेक्टली ऑपरेट 18 लोग हैं जिनके 17,000 अकाउंट्स जो हैं, उनमें से एक एक ट्रांजैक्शन जो है उसको देखा गया और 16 अरब रुपया सिर्फ ये एक फैक्ट्री है जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, शहबाज शरीफ साहब की और उनकी फैमिली की। अब मामला अदालत में है और हमें तवक्को दोबारा अदालत से यही है कि डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए। हम इसमें कुछ और नहीं मांगते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से रद्दअमल भी सामने आया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ की जानिब से कहा गया है कि हम शहजाद अकबर को भागने नहीं देंगे, एसेट रिकवरी यूनिट का हिसाब लेंगे। इससे मुताल्लिक अता तारड़ जवाबन क्या कहते हैं, जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। शहजाद अकबर जैसे वो लोग जो कि दे लाई थ्रू दे टीथ, डिटाई के साथ झूठ बोलते हैं, इस हद तक बेशर्मी के साथ ब्लेटेंट लाई, उनको पता भी होता है जो वो कह रहे हैं गलत है, लेकिन फिर आके इतना हौसला है उनमें, इतनी रॉसिटी है कि वो आके नेशनल टीवी पे आके कैमरा के सामने बैठ के पूरे मुल्क के सामने झूठ बोलते हैं। शहजाद अकबर साहब ने 3 साल में जितने केसेस बनाए हैं झूठ का पलंदा है। एक भी केस उसमें एक धेले की करप्शन आज तक ना साबित हो सकी है, ना इंशाल्लाह साबित होनी है। कि इमरान नियाजी के भी दिन गिने जा चुके हैं, मगर शहजाद अकबर को भागने नहीं देंगे। हमने टीमें भी तश्कील दी हुई हैं, मूवमेंट को ट्रैक करेंगी और किसी को एयरपोर्ट की तरफ जाते देखेंगी बर वक्त इतला देंगी कि ये शख्स मुल्क छोड़कर भाग रहा है। एक बार फिर हुकूमती तर्जुमानों और वज़रा की तनकीद का रुख शहबाज शरीफ की जानिब है। इसके बाद सवालात बहुत सारे सर उठाते हैं। गुज़श्ता रोज खानेवाल का बाई इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीता है, क्या इस वजह से हुकूमत बौखलाई हुई है? क्या हुकूमत को अंदाजा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत पर है? सवाल तो यह भी है कि गुज़श्ता दिनों शाहिद खान अब्बासी ने जो कहा कि हमारी जानिब से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ होंगे, क्या इसका दुख है? क्या इस वजह से तिलतिला रहे हैं हुकूमती तर्जुमान और वज़रा? और फिर सवाल तो यह भी है कि जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन से मुतालिक जो इल्जामात सामने आए हैं, क्या उस पर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पब्लिक को सारी के सारी तवज्जो अब शहबाज शरीफ के केसेस पर मरकूज होने जा रही है? बात करेंगे इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शामी साहब, सबसे पहले तो बड़ा ही सादा सा सवाल है, ये कहिएगा कि आज हुकूमती तर्जुमानों और वज़रा की तोपों का रुख अपोजिशन लीडर कायदे बेख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब की जानिब है, इसकी बुनियादी वजह आपको क्या दिखाई देती है? गुज़श्ता रोज खानेवाल में बाई इलेक्शन का नताइज आपको वजह दिखाई देते हैं या फिर जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के इल्जामात की रोशनी में ये सब कुछ हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी याद फरमाई का। ये तो हुकूमती तर्जमान ही बता सकते हैं कि किस वजह से उन्होंने शोले उगलना शुरू किए हैं। कल तक तो हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब ये बात कह रहे थे कि हद इज़्ज़त के कानून को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए और जो वज़ीर आज़म पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उन लोगों को लगाम दी जानी चाहिए और जस्टिस वजीहुद्दीन के ख़िलाफ़
मुकदमा कायम करने का भी ऐलान किया गया था। तो आज ऐसी क्या बात हुई कि उन्होंने खुद ही इल्जामात लगाने शुरू कर दिए और दोहराने शुरू कर दिए और शहबाज शरीफ साहब पर शिद्दत से हमलावर हो गए। ये तो वही बता सकते हैं। बज़ाहिर तो ऐसा मालूम होता है कि अपनी तरफ जो इल्जामात आ रहे हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए ये कोशिश उन्होंने शुरू की है। यानी तासुर यही कायम होगा, जो हकीकत है वो तो वो खुद जानते हैं और बता सकते हैं। जो मामलात अदालतों में हैं और मुकदमात वहाँ ज़ेर समाअत हैं, उनके बारे में तो ज़्यादा गुफ्तगू करनी ही नहीं चाहिए। जब हमने सियासत ये सहाफ़त की दुनिया में कदम रखा था, उस वक्त तो जब कोई मुकदमा ज़ेर समाअत आता था, उसके बाद उस पर तबसरा ख़त्म कर दिया जाता था और इसे तौहीन अदालत करार दिया जाता था। तो अगर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई मुकदमा है या मुस्लिम लीग नून के किसी दूसरे शख्स के खिलाफ कोई मुकदमा है, तो अदालत को फैसला करना चाहिए। उस पर तो रायज़नी का कोई मौका है ना महल है। और मेरा ख्याल है कि जो हुकूमती तर्जमान है उनको अपने पहले मौक़िफ़ पे कायम रहना चाहिए और जो हद तक इज्जत का कानून है उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे मुआशरे में एक ठहराव पैदा होगा और इल्ज़ाम लगाने वाले जो हैं उनकी हौसला शिकनी हो सकेगी। शामी साहब, ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुकूमती वज़रा और तर्जुमानों के इजलास में कहा है कि जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के इल्ज़ामात पर बात करके वक्त ज़ाया मत करें, बल्कि ऑपोजिशन और खुसूसन शहबाज शरीफ के जो केसेस हैं उन पर बात करें। यानी दिखाई ये देता है कि वो इन इल्ज़ामात की बजाय एक काउंटर नैरेटिव बनाना चाहते हैं जो ऑपोजिशन पर इल्ज़ामात का नैरेटिव है। ये देखिए जी, बड़ा मुश्किल है कि वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा है और नहीं कहा है, लेकिन जो तर्जमान कर रहे हैं और जो कह रहे हैं, अगर उनकी हौसला अफजाई होती है तो फिर ये तासुर तो कायम होगा। मगर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ हों या नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हों या किसी और के खिलाफ हों, जो इल्ज़ामात हैं वो तो अरसे से लग रहे हैं और किसी पर एक बंदे पर इल्ज़ाम लगाकर आप दूसरे बंदे की सफाई पेश नहीं कर सकते। मेरा ख्याल ये कोई मुनासिब मशवरा नहीं है जिसने भी दिया है, वज़ीर आज़म को दिया है या उसके किसी तर्जमान को दिया है या किसी और शख्स को दिया है। जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगे उसको अपने इल्ज़ाम की सफाई पेश करनी चाहिए या इल्ज़ाम लगाने वाले के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई करनी चाहिए। किसी दूसरे पर इल्ज़ाम लगाकर अपने इल्ज़ाम का दफा नहीं हो सकता। लेकिन साहब देखिए ना कि इन केसेस से जुड़े हुए बयानात और इल्जामात का फायदा तो बराह रास्त हुकूमत को होना चाहिए, लेकिन अभी तक 3 साल के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा बाई इलेक्शंस जीत चुकी है। गुज़श्ता रोज खानेवाल में उसको कामयाबी मिली है, यानी कामयाबियां तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिल रही हैं। तो फिर इन बयानात, इन इल्जामात और इन केसेस का क्या फायदा शामी साहब? देखें, पाकिस्तानी सियासत जो है अपनी तारीख रखती है। यहाँ सियासतदानों के खिलाफ और साबिक हुक्मरानों के खिलाफ मुकदमात कायम होते रहे हैं, वापस होते रहे हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ भी होती रही हैं। तो यहाँ सच और झूठ जो है वो इस कदर खलत-मलत हुए हैं कि अब ना तो सच को तस्लीम करना आसान रहा है, ना झूठ की निशानदही करना आसान रहा है। तो मुनासिब बात तो यही है कि जब कोई मुकदमा कायम हो जाए तो फिर अदालत उसके बारे में फैसला करे। तो हमें माहौल को आलूदा नहीं करना चाहिए, उसको ज़ेर बहस लाकर। और मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा ऐसे हैं जिन पर जो मुकदमे कायम हुए हैं उन पर अदालतों ने बहुत ऐसे रिमार्क्स दिए हैं जिनसे उन मुकदमों का तासुर ख़त्म हो गया है, उनकी बात उड़ी है, नैब के लिए भी मुश्किलात पैदा हुई हैं। तो अब आम तौर पर यही समझा जा रहा है और मुस्लिम लीग नून के हामी जो हैं वो शिद्दत से ये बात समझ रहे हैं या समझा रहे हैं कि ये सब इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं और हकीकत में मुस्लिम लीग नून को टारगेट करना मकसूद है। उसके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा बल्कि उसे निशाना बनाया जा रहा है। तो ये तासुर कायम हुआ है। और ये जो उनकी खानेवाल की जो नशिस्त है वो मुस्लिम लीग ने अपनी नशिस्त जीती है और उसके जो साहब मुंतखब हुए थे अब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। उन्होंने बगावत कर दी थी और उनकी अहलिया मैदान में उतरी थी, लेकिन उन अहलिया को वोट नहीं दिए। और बड़ी दिलचस्प बात यह है
कि जिन साहब ने आज मुस्लिम लीग नून के टिकट पे कामयाबी हासिल की है, गुज़श्ता इंतखाब में वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और हार गए थे। तो पीटीआई की परफॉर्मेंस जो है वो कोई बहुत बुरी परफॉर्मेंस नहीं है। मुस्लिम लीग नून के बाद उसने बड़ी तादाद में वोट हासिल किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले इंतखाबात में मुकाबला जो है कम से कम पंजाब की हद तक तो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान होगा। जावेद साहब, इसका एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर भी है कि जब से शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यह स्टेटमेंट दिया है कि उनकी जमात में से वजीर आजम के उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब होंगे, तो उसके बाद भी वज़रा के बयानात में मजीद शिद्दत आ गई है। आप समझते हैं कि क्या ये बयान भी, क्योंकि अगर हम ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स देखें तो जब जब शहबाज शरीफ साहब मुख्तदिर हलकों के करीब होने की कोशिश करते हैं या फिर हुकूमत को ये लगता है कि शहबाज शरीफ साहब कोई मैदान तैयार कर रहे हैं, तो साथ ही शहबाज शरीफ के खिलाफ बयानात में भी शिद्दत आ जाती है। क्या अब भी शाहिद खाकान अब्बासी का वो स्टेटमेंट वजह है जिसकी वजह से वज़रा की तोपों का रुख शहबाज शरीफ की जानिब है? ये तो आप मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं, आप खुद अपनी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तजिया तो इस तरह से किया जा सकता है जो आप कह रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर मुखालफ को मिसमार कर दिया जाए और हर एक का तिया पांचक कर दिया जाए। सियासत में ऐसा होता नहीं है और मुनासिब बात यही होती है कि मैदान में मुकाबला किया जाए, और सियासत में तो फैसला वोट के पास होता है। वोट की ताकत फैसला करती है कि कौन क्या है और कहाँ खड़ा है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन पर हुकूमत के वज़रा जितने भी हमले कर लें, उनकी अहमियत या हैसियत का तयन जो है वो तो वोट लेने वाले ही करेंगे, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकेगा। इसावी साहब, बज़ाहिर लगता है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, क्योंकि लंदन में एक तहरुक दिखाई दे रहा है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात हो या सरदार अयाज सादिक कुछ फाइलों के पलंदे के साथ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करें, फिर जहांगीर तरीन खुद लंदन में मौजूद हों, आपको लगता है कि लंदन में कुछ तो है जो हो रहा है? कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा ज़रूर जनाब, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, क्या पक रहा है, वो देखिए अंदर क्या है, हलीम है, पुलाव है या कोई हरीसा बन रहा है, ये तो जब उसे ढक्कन खोलेंगे तभी पता चलेगा। चलिए, लास्टली ये बता दीजिएगा कि वो देग जो पक रही है, आपको लगता है कि आम इंतखाबात 2023 से पहले वो देग पककर तैयार हो जाएगी या देग के पकने का इंतजार करना पड़ेगा अभी? देखिए, 2023 में अब कौन से कोई सदियां बाकी रह गई हैं, 2 साल का वक्त रह गया है, तो आप समझे पलक झपकते की बाहर है। वो 2-4 महीने इधर हो जाए या उधर हो जाए तो इंतखाबात तो अब सर पर आ गए। अब यानी वो तो आप समझिए कि अब पूरी कौम जो है वो इंतखाबी मूड जो है वो उस पर तारी होता चला जाएगा, और यही सियासी जमातों का भी हाल होगा। तो हुकूमत जो है उसको चाहिए अपनी परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो दे, अपनी गवर्नेंस बेहतर करे, रूठे हुए लोग जो हैं उनको मनाए, अपने वोटर्स को खुश करने की कोशिश करे और मुकाबला करे इस तरह से। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हमें जो कामयाबी नसीब हुई है ये हमारी वो खिदमत है जो हमने पंजाब के अवाम की है, ये उसका सबूत है। तो गोया खिदमत के मैदान में दौड़ लगानी चाहिए पीटीआई को भी, ये उसके लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म ले रहा है, इंसानी अलमिया है, गुरबत है, दाइश कैसे फ़ायदा उठा रही है, और फिर पाकिस्तान में OIC वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। बात करेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान आज 5 दहाइयों के बाद इस्लामी ममालिक में मौजूद बहस है। आज इस्लामी ममालिक की बैनुल-अक़वामी तंजीम OIC के वज़राए ख़ारजा के 17वें इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। इस इजलास में बरादर इस्लामी ममालिक के अलावा अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट समेत अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल ममालिक चीन, अमेरिका, बरतानिया, रूस और फ्रांस के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की जानिब से इस कॉन्फ्रेंस के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और इसके ज़ैली इदारों समेत आलमी बैंक और यूरोपीय यूनियन को भी शिरकत की दावत दे रखी गई है। जर्मनी, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को भी इस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया है। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की आवत का सिलसिला जारी है और शहर इक़्तिदार को खूबसूरत रोशनियों से सजा दिया गया। अब ये कॉन्फ्रेंस एट दिस पॉइंट इन टाइम जब हो रही है तो इसके बहुत सारे मुज़मिरात नहीं है। अब ये इस कॉन्फ्रेंस के टेक अवेज क्या होंगे, इसके आउटकम्स क्या होंगे, क्या इससे अब जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इस वक्त जन्म ले रहा है, इंसानी अलमिया की तरफ अफगानिस्तान बढ़ रहा है, क्या उस पर काबू पाया जा सकता है? क्या इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो मुस्लिम ममालिक हैं
वो तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल सर उठाते हैं। लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन क्या है कि लोग रोटी, रोजगार और छत के लिए तरस रहे हैं, वो सिचुएशन जरा आपके सामने रखते हैं। It has been a difficult time for all of us this past year, but for this already vulnerable population, things are about to become unimaginably harder. تاشو قرآن گریان میکنیم که خدا چی مشکلات داره شی نداری که تدایی کنی شی نداره باشه که دادن به دکتر بریم همین تا شو چه زمستان. It's hard to comprehend how painful it must be for these mothers to see their children suffer like this. ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं बच्चे, मैल न्यूट्रिशन हैं। ऐसे लोग हैं जो अफगानिस्तान में अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। अब फिर ऑब्वियसली एक ख़तरा भी मौजूद है कि वो दहशतगर्द तंजीमों को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से उन्हें अर्ज किया जा रहा है कि अगर आप हमारे साथ शामिल हो जाएंगे यूथ को, तो हम आपको इतने डॉलर्स फराहम करेंगे। यानी वो $10 बिलियन का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो अमेरिका ने इस वक्त फ्रीज किया हुआ है, वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तालिबान हुकूमत को ना देने की वजह से वहाँ की मकामी आबादी इस वक्त किस कर्ब से गुजर रही है, उस पर कैसे क़यामत सुग़रा टूटी हुई है, ज़रा उसके को इस रिपोर्ट की सूरत में दिखाते हैं। Struggling to survive. A hospital struggling to cope. The war is over in Afghanistan, but hunger is the new threat. These mothers desperately waiting for nutrition packs for their malnourished babies. چیزی نداریم، نون انتفاقا ما هم مریض نداریم که دوا بگیریم به ما بهش کمک نمیآید. A million children are at risk of starvation, with international funding cut off following the Taliban takeover. Afghanistan's aid-dependent economy is collapsing. Life for many here has always been hard, but with food prices and unemployment rising, more families than ever recorded are going hungry. برای فعلا 2 بستر حتی ما 3 نفر را میشونیم به یک بستر. نمیر روزی که بیامد بودن نمیر مریض 1 روپیه پول نداشت که به خود بگیره. ما فقط از شفاخانه است، حتی دکتر صاحبای ما بگرفتن نمیشه مثلا دوا کمک کردن میگرفتن به این بدادن که تی رسیده. We've come to the remote province of इसी पर बात करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमान मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और एट दिस पॉइंट इन टाइम आपकी प्रोग्राम में जो मौजूदगी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान OIC वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहा है, अफ़गानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म ले रहा है उसके पर्सपेक्टिव में ये इजलास किस कदर अहम है? आपका जो सवाल है इस वक्त बड़ा रेलिवेंट है। मैं सबसे पहले तो अर्ज़ ये करूँगा कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे बात पहले कर ली जाए तो बेहतर होगी, जी जी, क्योंकि इस वक्त जो हालात और वाक़यात चल रहे हैं अफ़गानिस्तान में बहुत ख़राब हैं, और खाना जंगी और बहुत जल्द शुरू हो सकती है अगर ये किसी किस्म की सप्लाई ना की गई, उनके पैसों को रिलीज़ ना किया गया। और ये सर्दियों के मौसम में पता ही जो हालात और वाक़यात वहाँ पे अफ़गानिस्तान में होते हैं, और क्योंकि वहाँ पे थोड़ी रिफ्ट भी चली हुई है, मुख्तलिफ जो वहाँ पे इस वक्त ग्रो हैं। अब आ गई हमारी OIC में जो अच्छा काम होता है मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ। ये OIC कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में करके ये एक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बेहतर काम किया है, और अच्छे काम की हमेशा तारीफ़ होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा क्या ही अच्छा होता है कि हुकूमत इस कॉन्फ्रेंस में जो अपना एजेंडा लेके जा रही है इस्लामी ममालिक के सामने, ये पार्लियामेंट के सामने लेके जाती, पार्लियामेंट से बात करती और पार्लियामेंट से इसकी अप्रूवल लेने के बाद एक कलेक्टिव सोच के साथ आती तो बहुत अच्छा होता। लिहाजा इसमें मैं 2 चीज़ें प्रपोज करूँगा कि ये एक करारदाद लाएँ यहाँ पे मुसलमान मुल्क सारे, इस करारदाद में ये 100% ये लफाज हों कि पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो फौरी तौर पे अफ़गानिस्तान को तस्लीम करे, और अफ़गानिस्तान को ये सलाह दी जाए कि जो औरतों के हकूक़ हैं और जो उन्होंने जो माहदा कतर के तहत यानी दोहा के तहत जो इन्होंने कमिटमेंट की थी वो सारी पूरी करें, ताकि मुसलमान ममालिक के लिए भी मुश्किलात ना हों और अफ़गान
जो तालिबान है उनके लिए भी मुश्किलात ना हों। अगर ये दोनों चीज़ें गिव एंड टेक करके हो जाए तो मेरा ख्याल है हालात व वाक़यात उनके लिए बेहतर हो सकते हैं। रहमान भाई साहब, बड़ी दूसरा मैं इंपॉर्टेंट ये बात आप कहूँगा कर रहे हैं कि सर। एक करारदाद हम जी कर लें, मुकम्मल कर लें प्लीज। जी, दूसरा ये है कि इन्हें चाहिए कि हमें एक करारदाद लानी चाहिए कश्मीर के लिए, और उसमें हमें एक कमीशन की तश्कील के लिए पूरी की पूरी मुस्लिम उम्मा की बैकिंग चाहिए, और वो कमीशन OIC खुद तश्कील करे जिसमें सारे ममालिक जो नोन हैं, बड़े ममालिक हैं, उनके नुमाइंदे हों। लेट से 7-8 मुल्क जो हैं उस कमीशन के मेंबर होते हुए वो जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं इंडिया में यानी कश्मीर में, उनकी जी पूरी बड़ी मुनासिब बात है, लेकिन रहमान भाई साहब, जो अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव में आपने बात की है कि OIC वज़राए ख़ारजा इजलास का जो एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट टेक अवे हो सकता है कि इसके बाद ये ऐलान किया जाए कि मुसलमान ममालिक अफगानिस्तान हुकूमत को, जो तालिबान हुकूमत है, उसको तस्लीम करते हैं। लेकिन क्या ये फोरम इतनी कैपेसिटी रखता है या इसके पास इतना पोटेंशियल है कि ये फैसला कर सके जो इतना बड़ा फैसला है? कौमें फैसलों से बनती हैं और जुर्रतमंदाना फैसलों से बनती हैं। अगर आज भी सारी मुसलमान कौम जो इकट्ठी होकर एक फ़ैसला करके एक मुल्क को रिलीफ नहीं दिला सकती या वहाँ के लोगों को रिलीफ नहीं दिला सकती, और ये लिख के रख लीजिए, अगर आपने अफ़गानिस्तान को यानी वर्ल्ड ने अफ़गानिस्तान को आइसोलेट किया तो वो एक टेररिस्ट का हब होगा जिसमें TTP भी होगी, उसमें अलकायदा भी होगा, उसमें दैश भी होगी, उसमें बौबाका भी होगी, उसमें दुनिया की जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर आप देखेंगे अफ़गानिस्तान में बनेंगे, और वो सारी की सारी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें पाकिस्तान के लिए बनेंगी। और लिहाजा इस वक्त जो हालात वाक़यात सामने हैं, TTP के ख़िलाफ़ भी एक करारदाद आनी चाहिए। वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। इसमें यह भी करारदाद होनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान उनका साथ बिल्कुल न दें और अफ़गानिस्तान उनके खिलाफ एक भरपूर एक्शन के तौर पे एक्शन ले, और वो लोग जो कि APS में और दूसरे हमलों में इन्वॉल्व थे उनको पाकिस्तान के हवाले करें। इसके अलावा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा सुसाइड बॉम्बर जो है इकरामुल्लाह, वो भी इस वक्त हाजी वली नूर के साथ है, उसको भी फ़ौरन पाकिस्तान के हवाले करें ताकि जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन के हिस्से रह गए हैं उनको मुकम्मल करने में मदद मिल सके। इंपॉर्टेंट बातें आपने की है रहमान मलिक साहब कि इस वक्त पाकिस्तान को शायद दर्द भी ज़्यादा इसीलिए है कि सबसे ज़्यादा खतरा इसके इम्प्लीकेशंस का पाकिस्तान पर होता है टेररिज्म की सूरत में, और $10 बिलियन के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इस वक्त अमेरिका ने फ्रीज किए हुए हैं, पाकिस्तान ये कह रहे हैं कानूनी तौर पर इमीडिएटली हम $2 बिलियन तो फौरी तौर पर उनको रिलीज कर सकते हैं, और पाकिस्तान अपनी कैपेसिटी में जो हो सकता है मदद तो कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अभी कुछ तालिबान रहनुमाओं के जो स्टेटमेंट्स हैं पाकिस्तान से मुताल्लिक वो कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग उसको गैर संजीदा स्टेटमेंट्स भी कह रहे हैं। इसकी क्या वजह है? ये एकदम से अचानक से हालात बदले क्यों है सर? मैं गैर संजीदा नहीं बल्कि नहायत गैर संजीदा हैं, और ख़ास तौर पे जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो स्पोक्समैन जो हैं अपने ज़रीफ साहब, उन्होंने जो बात की है वो बड़ी नामनासिब की है कि पाकिस्तान की हुकूमत ठीक नहीं है, वो तालिबान की मर्ज़ी के मुताबिक। क्या हम अफ़गान तालिबान की मर्ज़ी से अपनी हुकूमत बनाएंगे? अब कल तक हम और उनकी जो मदद कर रहे थे वो उनको याद नहीं रही है क्या? वो भूल गए हैं कि उनके कितने मिलियन अफ़गान रिफ्यूजीज़ हमने अभी तक उनको सहारा दिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैं अपनी असेसमेंट दे दूं, आप ये लिख के रख लीजिएगा, शायद आप कभी फिर मुझसे बात करेंगे तो आप कहेंगे आपने बात ठीक की। मेरी एक हल्की सी इन्फॉर्मेशन और इशारे कनायत देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि अफ़गान तालिबान की और अमेरिका की कोई साइलेंट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, और उसके बहुत सी चीज़ें और वजूहात आपको बड़ी जल्दी नज़र आएंगी। और आप ये देखें कि इंडिया के करीब जिस तरह इंडिया अफ़गानिस्तान के करीब चला गया है, अफ़गानिस्तान इंडिया के करीब चला गया है, जिस तरह उनकी मदद हो रही है। वो पहले $3 बिलियन दे रहे थे इसकी डॉक्टर गनी की हुकूमत में। मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि वो और पैसे भी इनको देंगे, और जो ये बदलते हालात और बदलते हुए तेवर नज़र आ रहे हैं अफ़गान तालिबान के, उसकी वजह एक इंडिया की सपोर्ट जो है। रहमान मलिक साहब, दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर मी एंड फॉर माय व्यूअर्स सर। आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान के अंदर इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की सूरत में, वहां पर मैल न्यूट्रिशन बच्चे हैं, वहां पर लोग अपने बच्चों को फरोख्त करने पर मजबूर हो गए हैं। और फिर आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है, मैं आपके साथ शेयर किए देता हूं कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं उनको जो IS खुरासान है वो इनवाइट कर रही है कि उन्हें मंथली इतने डॉलर्स हम देंगे, आप शमूलियत इख्तियार कर लें। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये कोई साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है तालिबान की अमेरिका के साथ? जी, मैं एक अर्ज़ कर दूं कि मैं
एक चीज़ वाज़ह कर दूं कि बहुत सी यूथ जो अफ़गानिस्तान की है वो मुख्तलिफ़ रास्तों से ये टर्की चली गई है। टर्की से कुछ ममालिक ने या किसी मुल्क ने उनको उठाया और रिक्रूट किया है, और लोग भी रिक्रूट होंगे। जो मेरा फ़ियर है मैं आज आपको बता देता हूँ, कौम के सामने शेयर कर देता हूँ। मेरा फ़ियर ये है कि कहीं अफ़गान तालिबान हमारे ख़िलाफ़ यूज़ ना हो जाएं, क्योंकि जो जिस तरह की स्टेटमेंटें आ रही हैं, और ये इस वक्त 25,000 के करीब जो हमारे टीटीपी के वहाँ पे लोग हैं वो भी सामने आपके पास मौजूद हैं। आप कोई 10 से 15,000 के करीब दाइशी वहाँ पहुँच चुके हैं, अलकायदा वहाँ पे मौजूद है, खुरस्तानी सेक्शन वहाँ पे मौजूद है। इंडिया जो है इस वक्त जो अफ़गानिस्तान पे प्रेशर डाल रहा है और जिससे वो दब जा रहे हैं, एक तो उनको पैसे का लालच, दूसरा उनकी आर्मी की ट्रेनिंग जो पहले ही इंडिया कर रहा था दोबारा मेरे ख्याल से शुरू हो चुकी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर वो इंडिया के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं अफ़गानिस्तान वाले, तो फिर वो जो नॉर्दर्न लाइन्स को भी अभी इस वक्त वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया, वो छोड़ेगा। अभी वो ताजिक तालिबान को जो है उनको भी सपोर्ट कर रहा है। तो इस वक्त इंडिया बेसिकली अपनी पूरे रिसोर्सेज उसने डाले हुए हैं वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, ताकि वो कोई भी कसर ना उठा सके उनको अपनी तरफ लाने के लिए, फैक्शन को मजबूत करके अफ़गान तालिबान को ब्लैकमेल करे। और इसको टीटीपी को भी जो इस वक्त अमदाद मिल रही है वो भी इंडिया से मिल रही है। ये सारी चीजें मैं एक वाज़िया तौर पे अर्ज कर रहा हूं। मैंने अलार्मिंग एट द सेम टाइम रहमान मलिक साहब ये जो आप कह रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए हौसला अफजा बात ही ये थी, हमारे लिए हौसला अफजा बात ही ये थी कि उस पर जो इंडियन फैक्टर का गलबा था गनी हुकूमत के ऊपर, अब वो खत्म हो गया है, वो नेक्सस टूटा है, जिसके बाद हमारे लिए कम से कम वेस्टर्न बॉर्डर से कुछ ठंडी हवा का झोंका आ सकता है। लेकिन ये तो बिल्कुल उसके बरक्स है। अच्छा, उसके साथ ही एक और खबर भी है, शायद हो सकता है आपकी नजर से गुजरी हो। जी, कुन्नड़ के अंदर ये कहा जा रहा है कि मौलवी फकीर मोहम्मद के कंपाउंड पर कोई ड्रोन स्ट्राइक हुई है और उसका कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। जी देखो जी, मैंने ये पढ़ा है बिल्कुल, और मैंने अफगानिस्तान में भी कुछ एक दो सोर्सेज उनसे बात की है। बिल्कुल ड्रोन पड़ा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ड्रोन जो है जिस अंदाज से फटना चाहिए था वो नहीं फटा था, तो वो बच गए। 3 लोग थे उस वक्त उस हुजरे में जब ये अटैक हुआ है। और ये अटैक जब तक कंफर्मेशन नहीं करती पाकिस्तान गवर्नमेंट, वी कैन नॉट से कि ये पाकिस्तान ने किया है। बहरहाल इस वक्त ये काम अगर हुआ होता, अफ़गानिस्तान के हमारे दोस्त जो है तालिबान वही कर देते। हाजी वली नूर जो है इस वक्त कुनर में है, यानी नूरिस्तान में है, उसके साथ इकरामुल्ला भी उसके ऑलमोस्ट डिप्टी बना हुआ है, जिसने मोहतरमा का सारी की सारी प्लानिंग की थी, उसके साथ बैतुल्ला मसूद के साथ। तो पाकिस्तान को कोई ठंडी हवा इधर से नहीं आ रही, और मुझे आने वाले वक्त में भी कोई इतनी ठंडी हवा आती नज़र नहीं आ रही है। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है, और हमें कोशिश करना चाहिए कि अफ़गानी तालिबान यानी वहाँ की आवाम को सीने के साथ लगा कर रखें, और जितनी भी उनकी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस मदद हो सकती है वो हमें करनी चाहिए। क्योंकि अफ़गानिस्तान में डिस्टर्बेंसेस का मतलब यह है कि पाकिस्तान के लिए डिस्टर्बेंसेस का हो सकता है, क्योंकि बॉर्डर हमारा खुला है, पोरस बॉर्डर है। और जिस अंदाज से आपको पता है कि टीटीपी वाले कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों ने हमला किया, उन्होंने ही 11 चाइनीज़ को भी मार दिया। अब जो मैं समझता हूँ कि जो लोग सी पैक के ख़िलाफ़ हैं, जो चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती को पसंद नहीं करते, वो इसमें इंडिया भी है और एक और मुल्क भी है, आपको पता, 1 बेल्ट 1 रोड पे यकीन नहीं रखता। ये सारी चीज़ें इकट्ठी होकर पाकिस्तान के लिए एक इशू बन सकता है। आई एम श्योर कि पाकिस्तान के जो सरकर्दा शख्सियात हैं, जो भी इस वक्त जो हेल्म अफेयर्स में बैठे हुए हैं, उनको इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि टीटीपी एक ख़तरनाक फैक्टर है, इसको इग्नोर हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी वक्त भी आ सकते हैं हमारे सामने। और अगर इन्होंने सीज़ फायर करके छोड़ा है तो फिर देखिए इसके पीछे कौन है। ये पहले आए भी, उन्होंने हमें इंस्नेयर किया, हमें एंगेज किया, एंगेज करने के बाद हमें छोड़ के फिर सीज़ फायर ख़त्म कर दिया। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कोई भी बड़ा वाक़या इस वक्त मुल्क में हो सकता है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो टीटीपी जिस अंदाज से चल रही है। अब तो उनके पास असला भी बहुत है अमेरिका का, जो उन्होंने वहाँ से उनके हाथ लगा है। उनके पास जितना माले गनीमत पाकिस्तानी टीटीपी ने लिया, किसी ने नहीं लिया। देखिए, लास्टली सर ये बताइएगा, स्वात माहिदे के बाद जो कुछ हुआ वो फिर उससे फिर गए थे, अभी भी टीटीपी के साथ जो है वो एंगेजमेंट शुरू हुई थी, लेकिन सीज फायर माहिदा खत्म हो गया है, जिसके बाद अभी जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत सारे इसके सिवियर इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम हमें क्या फिर टीटीपी से फिर उसी तरह फाइट ही करना पड़ेगा, या आपको लगता है कि अभी एंगेजमेंट के कुछ चांसेस हैं? क्योंकि तालिबान, जो अफगान तालिबान है, वो तो खुद को डिस्टेंस किए बैठे हैं इस वक्त टीटीपी से। रेहान साहब, वो कोई डिस्टेंस नहीं किया उन्होंने,
वो मीडिएटर बन के दरमियान में बैठे थे, एक तरफ पाकिस्तान को रखा, एक तरफ टीटीपी पाकिस्तान को रखा, यानी उन्होंने उनको एक इक्वलिटी बना दी, उनको इक्वल बना दिया, हमारे लेवल पे ले आए वो। और अभी उनकी लेटेस्ट डिमांड ये थी इस सीज़ फायर से पहले कि हमें जलालाबाद में पॉलिटिकल ऑफिस बना के दो। ज़ाहिर है पाकिस्तान से कहेगा और किसको कहेंगे। एक चीज़ ज़रूर नोट कर लें प्लीज़, मैं इंटीरियर मिनिस्टर रहा हूँ इस मुल्क का, मैंने इनको बड़ी अच्छी तरह डील किया, मैंने इनको नाम भी ज़ालमान सोच समझ के दिया था। और आज भी मैं आपको अर्ज़ कर दूँ कि जो हमने बहुत दफ़ा इनसे मायदे किए और मायदे के सारे पड़े हुए हैं, और ये बातचीत भी करते हैं, बड़े मीठे होकर बात करते हैं, झुक जाते हैं और ये अपनी बात पे पीछे नहीं हटते, और वक्त आने पे जो ही ये एनर्जाइज हो जाते हैं, अपने आप को कंसोलिडेट कर लेते हैं, तो फिर ये वार करते हैं। यही चीज़ हकीमुल्लाह मसूद के साथ मेरी बातचीत चल रही थी और तकरीबन हम फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके थे। इट वाज ऑलमोस्ट डायरेक्ट कम्युनिकेशन थ्रू सर्टन क्वार्टर्स जिनके साथ मैं उनसे बातचीत कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा जी हम असला नहीं फेंकेंगे। भाई असला नहीं फेंकेंगे तो आप किस बेसिस पे हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं? देखें, जंग में जब तक आप हथियार नहीं डालते, अपने आप को सरेंडर नहीं करते, और फिर आपका मुल्क है, इसको आप मुल्क नहीं मानते, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, आप पाकिस्तान के झंडे को नहीं मानते, आप हाजी नूर वली मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 3 दिन पहले वज़ीरिस्तान के एक गांव में मीटिंग करके जा चुका है, और ये जो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, इसको पाकिस्तान के शहरियों को भी, दोस्तों को भी, और वो जो इस वक्त हुकूमत के उनको भी समझ में आना चाहिए। कुछ चीज़ें सिर्फ वन साइडेड नहीं सोचनी चाहिए, मल्टीपल वे से उसकी इम्प्लीकेशन देखेंगे क्या आ सकती है। रही बात आपकी कि क्या हमें टीटीपी से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, देखें बुलेट इज़ नॉट द आंसर। अगर टीटीपी मुखलस होकर सरेंडर कर दे और वो लोग जो कि मुलव्वस थे इन टेररिस्ट एक्ट्स में उनको हवाले कर दे हमारे, तो हमें इतराज़ नहीं होना चाहिए, अच्छा अमन हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, वो आपके साथ मुकाबले में आना चाहते हैं, वो अब एक पार्टी को रजिस्टर करना चाहते हैं, वो आके यहाँ पे अपना धंधा करना चाहते हैं जो पहले करते थे। अगर उन्होंने ये धंधा किया और जिस तरह से वो धंधा उन्होंने पहले किया था, पाकिस्तान के लिए जो हालात और वाक़यात क्रिएट किए आपके सामने है सारे के सारे वो वाक़यात। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान मलिक साहब, साबिक वज़ीर दाखिला हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे हज़ारों वर्कर्स को अदालत से इंसाफ कैसे मिला। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 16,000 मुलाजमीन के हक में फैसला देकर मुल्क को एक बड़े इंसानी अलमिये से बचा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने री एम्प्लॉयमेंट एक्ट को गैर कानूनी करार दिए जाने के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर अपने फैसले में बरतरफ मुलाजमीन को बहाल कर दिया। और इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जिन मुलाजमीन को 16,000 मुलाजमीन को बहाल किया गया है, उन्हें उसी तारीख से बहाल किया गया है जब वो सैक हुए थे, जिस वक्त उनको निकाला गया था, और उनके तमाम तर वाजिबात भी अब उन्हें फिर से अदा कर दिए जाएंगे। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख साज फैसला किया है, जिसके बाद मुलाजमीन बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। इस इंपॉर्टेंट डिसीजन के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह ज़रूर लिखा है कि मजबूत जमहूरी निज़ाम में पार्लियामान ही सुप्रीम होती है, पार्लियामान का जो किरदार है वो सुप्रीम है, और पार्लियामान को नीचा दिखाना जमहूरियत को खाने के मुताबिक है। जबकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के शिक 4 आइन से मुतसादिम है, सेक्शन 4 और सेक्शन 10 आइन से मुतसादिम है, जिनका जायजा लेना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आप से मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।